हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निर्मल कुमार। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स की, जिसका की टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कहने का मतलब है कि सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपों में अरेंज करना और हर ग्रुप में प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब हम इसको क्लासिफाई करने का तरीका क्या है, तो फर्स्ट है आपका फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल और सेकंड है आपका इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर हम बात करेंगे फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल की, तो इसमें सॉइल को दो ग्रुपों में कैटेगराइज कर दिया जाता है। फर्स्ट है आपका कोर्स ग्रेन सॉइल और सेकंड है आपका फाइन ग्रेन सॉइल। अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, तो ये आपका इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है। फर्स्ट आपका होता है बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, फिर उसके बाद होता है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपका इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसके बाद है आपका टेक्सचरल क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट है आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल सिस्टम। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि मेनली हमारा जो फोकस होगा आपका होगा क्या, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर, क्योंकि मैक्सिमम जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है इसी पे बेस्ड होता है। तो चलिए एक एक करके हम इन सब चीजों को समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर। ठीक है। तो इसमें हमारा जो सॉइल है उसको क्या किया जाता है, 8 ग्रुपों में कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं A1 A7 अप टू A8 तक। ठीक है। अब सॉइल विद इन ईच ग्रुप आर इवेलुएटेड। इसमें जो सॉइल होता है उसको ईच ग्रुप को भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पे, तो ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है। GI इक्वल्स टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। अब इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे, क्योंकि ये इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू किसका किसका निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और कैसे पता करना है, तो इससे पहले हम सबसे पहले परसेंटेज फाइननेस को समझ लेते हैं। परसेंटेज फाइननेस क्या होता है, परसेंटेज फ्रैक्शन विच पासेस थ्रू 75 माइक्रोन सीव, यानी कि 75 माइक्रोन सीव से पास करने वाला सॉइल का जो परसेंटेज फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज फाइननेस बोलेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं ए की वैल्यू की। तो ए वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट पार्ट ऑफ परसेंटेज फाइननेस व्हिच वैल्यू इज लाइन बिटवीन 35% टू 75%। ठीक है। यानी कि अगर हमको ए का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज मेरा परसेंटेज फाइननेस क्वेश्चन में दे रखा है 65%, तो हमको 65 माइनस ये जो लोअर लिमिट दे रखा है 35 से माइनस करना पड़ेगा और इस तरह से हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा ए का वैल्यू निकालना निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, तो इसका जो वैल्यू है आपका 0 से 40 के बीच होना चाहिए। ठीक है। हमारा ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से 40 के बीच में होना चाहिए। और अगर बी का बात करेंगे तो बी का भी सेम कहानी है। बी का क्या है, डेट पार्ट ऑफ परसेंटेज फाइननेस विच वैल्यू इज इन बिटवीन 15% टू 55%। ठीक है। तो यहाँ जो हमारा बी का वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज फाइननेस मान लीजिए 65% दे रहेगा, 65 माइनस इसका जो लोअर लिमिट है, इसका लोअर लिमिट कितना दे रखा है, तो इसका लोअर लिमिट आपका 15 है, तो 15 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके और इसका अगर वैल्यू का बात करेंगे तो वैल्यू का भी सेम कहानी है, 0 से 40 के बीच में इसका वैल्यू होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसका वैल्यू 40 से ज्यादा हो जाए या फिर 0 से कम हो जाए तब क्या करेंगे, तो उस केस में सपोज मान लो अगर वैल्यू -5 है, तो उस केस में हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, -5 ना लेके 0 ले लेंगे। अगर वही 40 से ज्यादा हो जाए, सपोज 45 है, तो उस केस में हमारा वैल्यू कितना लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 40 है ना, तो हमको 45 की जगह 40 लेना पड़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने में। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम सी और डी का बात करें, तो सी और डी के लिए क्या है, डेट पार्ट ऑफ लिक्विड लिमिट विच वैल्यू इज लाइन बिटवीन 14% टू 60%, सॉरी 40% टू 60%। तो हमको अगर मान लीजिए लिक्विड लिमिट दे रखा है, सपोज 50% दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस इसका लोअर लिमिट कितना दे रखा है 40, तो 40 से माइनस करना पड़ेगा वैल्यू चाहे जो भी है। बस ध्यान यही रखना है कि इसका वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 20 के बीच में इसका वैल्यू लाई करना चाहिए। ठीक है। उसी तरह अगर डी का बात करें तो डी डेट पार्ट ऑफ
प्लास्टिसिटी इंडेक्स विच वैल्यू इज इन बिटवीन 10 to 30%। ठीक है, अब अगर हमको डी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सपोज आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 15 दे रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 15 माइनस इसका लोअर लिमिट 10, तो 10 से माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम डी का वैल्यू निकाल लेंगे अब। और इसमें भी कहानी वही है कि इसका रेंज क्या है, 0 से 20 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको ग्रुप इंडेक्स में पुट कर लेते हैं। जो हमारा ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू निकल के आता है उसके बाद हमारा एक एनालिसिस होता है कि जो हमारा जो सबग्रेड है उसका हम लोग ग्रुप इंडेक्स निकालते हैं और उसके हिसाब से हम बताते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रुप इंडेक्स होता है इसके वैल्यू के हिसाब से क्या है, अगर 0 से 1 ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू है तो इसको हम लोग सबग्रेड को गुड कंसिडर करेंगे, अगर 2 से 4 है तो ये फेयर, और 5 से 9 है तो पुअर, और 10 से 20 है तो वेरी पुअर। यानी कि जो ग्रुप इंडेक्स होता है वो हमारा सबग्रेड को क्या बताता है कि इसके वैल्यू अगर ज्यादा होंगे तो इसके नेचर अच्छे नहीं होंगे, अगर इसका वैल्यू कम होगा तो ये अच्छा प्रॉपर्टी शो करेगा, गुड प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा हो गया कि एग्जाम में डायरेक्टली देखिए 2010 के इंजीनियरिंग सर्विस में डायरेक्टली इसको पूछ लिया कि ग्रुप इंडेक्स का रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज क्या है देख लीजिए, यहाँ पे 0 से 20 है। तो हमको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप इंडेक्स पता होना चाहिए किस तरह से निकालते हैं, और उसके बाद ये टेबल भी हमें याद होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में पूछे तो हम उसके नेचर को भी बता सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉइल का क्लासिफिकेशन है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है आपका, ये आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, तो ये हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है। सबसे पहले हमको कोई सॉइल मान लीजिए मुझे दिया हो तो उसको हम लोग क्लासिफाई किस तरह से करेंगे। तो इससे पहले हम ये जान ले कि क्ले किसको बोलेंगे, सिल्ट किसको बोलेंगे और सैंड किसको बोलेंगे। तो इस केस में जो क्ले किसको हम लोग बोलते हैं, तो वो लेस देन 0.005 mm से कम होना चाहिए साइज, तो उसको हम लोग क्ले बोलते हैं। और 0.005 से 0.05 mm के बीच में अगर हो तो उसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं, और 0.05 से 1 mm के बीच में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंड बोलेंगे। ठीक है, अब इस बेसिस पे हमारा जो सॉइल मास जो हम लोग लिए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, कि उसमें सैंड का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना है, सिल्ट का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना है, और क्ले का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना है। अगर ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये प्लास्टिसिटी चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये टेक्सचरल चार्ट है, तो सॉरी ये हमारा टेक्सचरल चार्ट है, प्लास्टिसिटी चार्ट नहीं है। तो टेक्सचरल चार्ट हमारा कैसा होता है, ये ट्रेंगुलर चार्ट होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, और जिसमें कि हर एक साइड पे जैसे देखिए ये इक्वल साइड है ना तीनों, तो फर्स्ट साइड पे हम लोग क्या किए हैं, परसेंटेज सैंड को रिप्रेजेंट किए हैं, और इस पे परसेंटेज क्ले को, और इस पे परसेंटेज सिल्ट को रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो सपोज मेरा जो सॉइल मास का परसेंटेज फ्रैक्शन निकाले तो कितना निकल गया, सपोज मान लीजिए हमारा 30% सैंड फ्रैक्शन निकल गया है और 30% सिल्ट फ्रैक्शन निकल गया है, और क्ले कितना निकल गया, 40% निकल गया है। और हम जानना चाहते हैं कि हमारा सॉइल का नाम क्या होगा, इसको हम क्लासिफाई किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए हमारा टेक्सचरल चार्ट है और ये हमारा की है, इस की के हिसाब से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सैंड है 30%, तो 30% है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सैंड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस की से इसके पैरेलल, यानी कि इस साइड के पैरेलल। तो देखिए इस साइड के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब उसी तरह सिल्ट कितना है, तो सिल्ट है हमारा 30%, तो इसका इसके लिए की क्या है, देखिए ये हमारा की इसके पैरेलल, यानी कि इस साइड के पैरेलल, तो इस साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्ले कितना, 40%, तो 40% यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। क्ले के लिए की क्या है, ये है, तो इसके पैरेलल हमारा इस साइड के पैरेलल, तो इस साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे 40% से। तो इस तरह ये जो तीनों लाइनें जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो हमारा लोकेशन बताएगा कि किस रेंज, उस रेंज जिस रेंज में ये हमारा लोकेशन देगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो बताएगा कि हमारा सॉइल किस नेचर का है। ठीक है, तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ किस एरिया में पड़ रहा है, ये क्ले के एरिया में पड़ रहा है, यानी कि हमने जो सॉइल सैंपल लिया था वो किस, उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका क्ले। ठीक है, तो इस तरह से हम टेक्सचरल क्लासिफिकेशन यूज करके फाइंड आउट करते हैं कि सॉइल का नाम क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका यूज का बात किया जाए तो इसका यूज हमारा एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। ठीक है,
और उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग में भी हम इसका यूज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का बात करते हैं तो इसको डेवलप कौन किया था? तो एक ऐसे ग्रांटे ने इसको डेवलप किया था। और इसका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करते हैं और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, मेजर इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: कोर्स ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन, ऑर्गेनिक और पीट। कोर्स ग्रेन में क्या आता है? ग्रेवल और सैंड। और फाइन ग्रेन में क्या आता है? सिल्ट और क्ले। और अगर हम बात करें, जैसे ग्रेवल को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सैंड को एस से, सिल्ट को एम से और क्ले को सी से, ऑर्गेनिक को ओ से, पीट को पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम सॉइल को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं? तो इसमें हमारा जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? देखिए, यहाँ जो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये हमारा यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्या है? मिलता जुलता है। ठीक है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो क्या है? यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से मिलता जुलता है। स्लाइटली डिफरेंट क्या है कि इसमें जो फाइन ग्रेन सॉइल है इसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया है। क्या क्या? तो लो कंप्रेसिबिलिटी, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, मेन यही थोड़ा सा इसमें ऐड हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। जैसे कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसको हम लोग किस पे बेसिस डिवाइड डिफरेंशिएट करते हैं? तो उसके लिए हम लोग जो क्लासिफाई करने का तरीका है वो हमारा है प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम कोर्स ग्रेन का बात करेंगे तो कोर्स ग्रेन के लिए आपका होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और बाकी जो उसके 4 ग्रुप वहाँ डिवाइड किए थे, यहाँ भी इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में भी 4 ग्रुप, 4 मेजर ग्रुप में इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्लासिफिकेशन किसका करेंगे? कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे। हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा? तो ग्रेन साइज, उसके बाद होगा ग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, उसके बाद है परसेंटेज फाइननेस। तो आगे हम 3 केसेस में हम क्या करेंगे? परसेंटेज फाइननेस के बेसिस पर सॉइल को क्लासिफाई करेंगे कि वो सॉइल किस नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे हमारा केस 1 है। केस 1 में हम क्या देख सकते हैं कि केस 1 में हमारा परसेंटेज फाइननेस क्या है? लेस देन 5% बाई वेट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% बाई वेट है। अब उस केस में हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या सिचुएशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक 4.75 mm के सीब को लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से सॉइल मास को पास कराते हैं। तो अगर हमारा जो सॉइल मास 50% से ज्यादा कोर्स फ्रैक्शन रिटेन कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवल बोलते हैं। और वही अगर हमारा 50% से ज्यादा कोर्स फ्रैक्शन क्या है? अगर कोर्स फ्रैक्शन वो पास कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सैंड बोलते हैं। अब सैंड और इसको क्या करेंगे? सैंड को और ग्रेवल को हम एक एक करके क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सैंड को देखते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 6 से ज्यादा हो और हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा हो और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में हो, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा वो सैंड किस नेचर का होगा? वेल ग्रेडेड नेचर का होगा ना। तो इसलिए अगर ऐसा कंडीशन कोई सैंड सेटिस्फाई करता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सैंड कैसा है? वेल ग्रेडेड है। ठीक है, तो जिस सॉइल का बात होगा, जैसे सैंड का बात हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रेफिक्स की जगह लिखते हैं। मतलब सबसे पहले हम एस लिख लेंगे और इसका नेचर कैसा है? तो वेल ग्रेडेड है, तो इसको सफिक्स के जगह हम प्रॉपर्टी को लिखते हैं। जैसे वेल ग्रेडेड है तो प्रीफिक्स की जगह डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो सैंड है ये कंडीशन को सेटिस्फाई न करे, तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ आपका यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा ना हो और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में ना हो, तो ये क्या कर रहा है? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो सैंड वो कैसा हो गया? वेल ग्रेडेड उसको नहीं बोलते हैं ना, उसको पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा?
सबसे पहले हम सैंड लिखेंगे और वो नेचर उसका कैसा है तो पुअरली है, तो इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह आपका ग्रेवल का बात होता है। अगर ग्रेवल का बात करेंगे तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज्यादा होनी चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो वेल ग्रेडेड है। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ ग्रेवल का बात हो रहा है तो प्रीफिक्स की जगह ग्रेवल, उसके लिए जी, और नेचर कैसा है वेल ग्रेडेड, तो उसके लिए डब्ल्यू सफिक्स में लिखते हैं। तो इस तरह जी डब्ल्यू इसका हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं इस तरह। अब उसी तरह अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, मतलब ये ग्रेडेशन कंडीशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपका 1 से 3 के बीच में न हो या फिर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज्यादा न हो, तो उस केस में क्या होगा, वो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा ना, इसको हम लोग जीपी से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा केस 1 हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे केस 2 पर। केस 2 का क्या कहानी है, तो इसमें हम परसेंटेज फाइननेस कितना लेते हैं, 5 से 12% के बीच में अगर हो तो हम लोग केस 2 में इसका स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये डुअल सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहला सिंबल आपका क्या होता है, ग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद हम लोग इसके नेचर ऑफ फाइंस, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे मतलब कि इसके क्लासिफिकेशन में डुअल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहानी सेम है कि अगर वो 4.75 mm चिप पर 50% से ज्यादा फोर्स फ्रैक्शन रिटेन कर जाए उसको ग्रेवल, और अगर पास कर जाए तो सैंड, वहां तक तो ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डुअल सिंबल्स की। तो सबसे पहले सपोज अगर अगर हम लोग ग्रेवल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जैसे एक एक तो आपका ग्रेडेशन कैरेक्टर हो गया और दूसरा क्या हो गया, नेचर ऑफ फाइन हो गया। तो ग्रेडेशन कैरेक्टर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो अगर ऐसा ग्रेवल जो कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि सीयू आपका 4 से ज्यादा हो और सीसी क्या है 1 से 3 के बीच में होगा, तो वो तो ऐसा होगा, वेल ग्रेडेड होगा ना। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए जो मैंने सॉइल मास लिया है उसमें क्या है कि क्ले का परसेंटेज ज्यादा है, किससे, सिल्ट से, तो उस केस में हमारा क्या होगा, अगर नेचर ऑफ फाइन का बात करेंगे तो क्ले नेचर का हो गया ना, और हमारा इसमें मेनली सॉइल किसका बात हो रहा है, ग्रेवल का। तो प्रीफिक्स के जगह तो आपका जी और जी ये दोनों जगह रहेगा, लेकिन सफिक्स ही हमको लिखना है। तो सफिक्स सबसे पहले क्या है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ग्रेडेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वेल ग्रेडेड का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसके सफिक्स की जगह डब्ल्यू लिख देंगे। और ये क्या है, तो क्ले परसेंटेज ज्यादा है तो यहाँ सफिक्स क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या नाम हो गया, जी डब्ल्यू और जीसी नाम हो गया। अब उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि अगर ये ग्रेडेशन करेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो वेल ग्रेडेड नहीं है, पुअरली है, तो डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और उसी तरह अब यहाँ कंडीशन तो वही है ना कि इसमें भी क्या है, आपका जो क्ले का परसेंटेज है सिल्ट से ज्यादा है तो यहाँ तो सी रहेगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि अगर हमारा सिल्ट का परसेंटेज क्ले से ज्यादा हो जाए तब हमारा क्या होगा। तो सिल्ट का परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तो यहाँ हमारा सफिक्स की जगह एम आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, सिल्ट का परसेंटेज ज्यादा है क्ले से, तो यहाँ पे भी सफिक्स में एम है। और अगर बात करेंगे वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड की, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है यहाँ पे, मतलब सीयू आपका 4 से ज्यादा हो और सीसी 1 से 3 के बीच में होगा, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू यहाँ लिख लेंगे। और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो पी लिख लेंगे। तो इस तरह हमारा ग्रेवल को ड्यूअल नेचर में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब उसी तरह सैंड का सिमिलर कहानी है। सैंड में भी वही बात है कि अगर हमारा जो सॉइल हम लिए उसका में क्या है, परसेंटेज फ्रैक्शन क्ले का ज्यादा है सिल्ट से, तो यहाँ हमारा सबसे पहले तो प्रीफिक्स में एस रहेगा, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस और यहाँ भी एस। ठीक है, लेकिन अगर हम सफिक्स का बात करेंगे तो यहाँ क्ले परसेंटेज ज्यादा है तो यहाँ पे सफिक्स में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर ये वेल ग्रेडेड वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जैसे आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा हो और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, सफिक्स में डब्ल्यू लिख लेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो पी लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर सॉइल फ्रैक्शन सिल्ट का ज्यादा हो क्ले से, तो उस केस में सैंड को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ सबसे पहले तो ये सैंड का बात हो रहा है तो सैंड प्रीफिक्स में लिख लेंगे और सफिक्स में हमको एम लिखना पड़ेगा। सिमिलर कहानी यहाँ पे भी है।
अब ग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो वेल ग्रेडेड, तो डब्ल्यू, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो पुअरली ग्रेडेड। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डुअल नेचर में सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस 3 को देख लेते हैं, केस 3 में क्या है। तो अगर हम केस 3 का बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज फाइनेंस क्या होना चाहिए, 12% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये किस पे बेसिस होता है, तो ये डिपेंड करता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट पे। ये देखिए आपका यही प्लास्टिसिटी चार्ट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले हमको एक कंडीशन देखना है कि हमारा जो प्लास्टिसिटी चार्ट को जानने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे हम किसका क्लासिफाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा प्लास्टिसिटी चार्ट को समझ लेते हैं कि जो हमारा वाई एक्सिस पे होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, लिक्विड लिमिट दिया होता है। ठीक है, अब ये लिक्विड लिमिट देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 0 से स्टार्ट हुआ है, 29.6 है। ठीक है, और ये आपका ए लाइन कहलाता है। ए लाइन का इक्वेशन क्या है, IP इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20। ठीक है, ये ए लाइन का इक्वेशन है। आप इस चीज को याद कर लेंगे, ये जनरली एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को समझते हैं तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जो 4% से 7% के बीच में प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, इसके बीच में हमारा जो जो सॉइल का नेचर है वो किस तरह का है, ड्यूअल नेचर का है। वो क्ले भी रिप्रेजेंट करेगा और सिल्ट भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर वही IP 7% से ज्यादा हो तो फिर क्ले को रिप्रेजेंट करेगा, और 4% से ज्यादा हो तो, सॉरी 4% से कम होगा तो सिल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये अप टू 29.6% अगर लिक्विड लिमिट है, तो यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो इस बेसिस पे ही हम सॉइल सॉइल को बता देते हैं कि वो क्ले है या सिल्ट है या फिर दोनों है। लेकिन अगर 29.6% से ज्यादा लिक्विड लिमिट है, तो वहां पे हमको फिर ए लाइन चेक करना पड़ता है, तो ये जानने के लिए कि क्ले है या फिर सिल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फिलहाल क्लासिफाई कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं कि अप टू 29.6% अगर हो लिक्विड लिमिट, तो यहाँ ग्रेवल को कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा IP 7% से ज्यादा हो और क्ले 7% से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा ये क्ले फ्रैक्शन है। ठीक है, क्ले फ्रैक्शन ज्यादा है सिल्ट फ्रैक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रेवल कैसा होगा, क्ले नेचर का होगा ना। तो हम मैंने क्या बोला था, ग्रेवल का बात हो रहा है तो प्रीफिक्स में ग्रेवल, और नेचर इसका कैसा है, क्ले, तो ये सफिक्स की जगह सी लिख लेंगे। उसी तरह अगर ये 4% से कम हो IP, तो उसके केस में क्या होगा, सिल्ट फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ सफिक्स की जगह क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सैंड की, तो सैंड का क्या कहानी है, तो अगर IP हमारा 7% से ज्यादा हो तो यहाँ सेम कहानी, क्ले फ्रैक्शन होगा तो यहाँ प्रीफिक्स की जगह S और सफिक्स की जगह C आ जाएगा, और उसी तरह अगर 4% से कम हो तो यहाँ आपका सफिक्स की जगह M आ जाएगा। तो इस तरह हमारा लिक्विड लिमिट अप टू 29.6% तक की अगर बात किया जाए तो इस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लिक्विड लिमिट 29.6% से ज्यादा हो तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको ए लाइन चेक करना पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए कि क्ले है या फिर सिल्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करने का क्या क्या तरीका है। तो इन केसेस में हम लोगों ने इसका स्टडी किया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल को किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग यही प्लास्टिसिटी चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, और प्लास्टिसिटी चार्ट यूज करने के लिए थोड़ा और इसको प्लास्टिसिटी चार्ट को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ए लाइन है। ए लाइन का ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, इक्वेशन क्या होता है, IP इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20। तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो प्लास्टिसिटी चार्ट है, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। ठीक है, ये देखिए एक यहाँ से डिफरेंशिएट हो रहा है और एक यहाँ से डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर आपका लिक्विड लिमिट 35% से कम हो तो उस तरह के हम लोग सॉइल को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और लो कंप्रेसिबिलिटी या फिर लो प्लास्टिसिटी। ठीक है, अगर हमारा लिक्विड लिमिट 35% से 50% के बीच में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम प्लास्टिसिटी या फिर मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है,
इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही आपका लिक्विड लिमिट अगर 50 से ज्यादा हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हायर प्लास्टिसिटी या फिर हायर कंप्रेसिबिलिटी। ये है आपका एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे लिक्विड लिमिट इंक्रीज कर रहा है हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, लोअर टू हायर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कंप्रेसिबिलिटी है वॉल्यूम से रिलेटेड है। होता क्या है कि जैसे हम लोग जब सुपर सेचुरेशन का कंडीशन बता रहे थे तो वहाँ डिस्कस हुआ था कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होने के बाद इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। तो इस तरह यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर लिक्विड लिमिट यहाँ कम है तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा तो आपका क्या होगा, लोअर कंप्रेसिबल होगा। लेकिन यही अगर ये आपका 50% से ज्यादा हो रहा है यानी कि क्या है, इसका जो वॉल्यूम भी तो ज्यादा इंक्रीज होगा ना, तो वो क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगा। इसीलिए ये आपको ये लोअर कंप्रेसिबिलिटी हायर कंप्रेसिबिलिटी इस चीजों का डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम पता कैसे करें कि हमारा वो सॉइल के क्लासिफिकेशन वो क्ले है या फिर सिल्ट है या फिर ऑर्गेनिक क्ले है। तो देखिए अगर हमारा जो ए लाइन है, ए लाइन के अगर ऊपर की सॉइल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक क्ले। अगर नीचे होगा तो ऑर्गेनिक क्ले या फिर सिल्ट। ठीक है, तो हम इस बेसिस पर सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारा चेक करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमको किसी भी जो गिवन सॉइल है उसका हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा प्लास्टिसिटी उसका कितना होगा। ठीक है, अब वो जो सॉइल का प्लास्टिसिटी है और इसके बाद हम लोग ए लाइन का प्लास्टिसिटी निकालेंगे और कंपेयर वहां करना पड़ेगा कि हमारा जो जो आईपी हमने निकाला, ठीक है, आईपी जो हमने निकाला किसका, सॉइल का, वो हमारा जो आईपी जो ए लाइन है उससे घट रहा है, ज्यादा है या फिर कम है। अगर ये आईपी हमारा जो सॉइल का ए लाइन से ज्यादा होगा यानी कि क्या होगा, इसके ऊपर होगा ना, तो ये किस तरह का सॉइल होगा, ये इनऑर्गेनिक क्ले होगा। अगर वही हमारा आईपी क्या होगा, आईपी हमारा ए लाइन से ए लाइन के जो आईपी से कम होगा यानी कि वो ए लाइन के नीचे होगा तो उसके सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, उसके सॉइल को हम लोग बोलेंगे सिल्ट या फिर इनऑर्गेनिक क्ले। तो इस तरह हम फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसके वैल्यू को तो हम लोगों ने देख लिया कि ये कंडीशन है, देखिए इसी का हमने अभी डिस्कस किया। अगर आईपी हमारा आईपी ऑफ सॉइल आईपी ए लाइन से ज्यादा है तो इनऑर्गेनिक ले, और आईपी हमारा सॉइल क्या है, ए लाइन से कम है तो वो आपका क्या होगा, सिल्ट और क्ले हो जाएगा। अब ये कंडीशन होता है कि जैसे कोई सॉइल ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है, ये पता कैसे करते हैं, तो ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम जो हमारा जो लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट अगर हम बात करेंगे ओवन ड्राई सॉइल का, ओवन ड्राई स्टेट पर, और लिक्विड लिमिट हम बात करेंगे नेचुरल स्टेट पर, अगर हमारा जो ओवन ड्राई स्टेट पर जो लिक्विड लिमिट है वो 3/4 हो लिक्विड लिमिट नेचुरल स्टेट पर, उससे अगर कम हो 3/4 से कम हो तो वो हमारा सॉइल क्या हो गया, ऑर्गेनिक सॉइल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ए लाइन के बाद आता है आपका यू लाइन। यू लाइन क्या होता है, तो यू लाइन का इक्वेशन होता है 0.9 इंटू डब्ल्यू एल माइनस 8। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है जिससे ऊपर क्या है, कोई सॉइल नहीं है, कोई सॉइल लाई नहीं करता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या है, हमको अपना टेस्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट को रिपीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जो फाइन ग्रेन सॉइल है कोर्स ग्रेन सॉइल है इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग समझा किसके माध्यम से, तो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है उसके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को समझे, क्या जितना भी थ्योरी से रिलेटेड था उन सब एक एक चीजों को हम लोगों ने समझा। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारा इंजीनियरिंग सर्विस या फिर गेट या फिर आईएएस में क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को लेते हैं जो कि आपका किससे रिलेटेड है, ग्रुप इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कंसीडर अ सॉइल सैंपल फॉर विच टेस्ट यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, पासिंग 75 माइक्रोन सीव, ये परसेंटेज फाइननेस आपको दे रखा है। ठीक है, ये क्या है आपका परसेंटेज फाइननेस दे रखा है। तो परसेंटेज फाइननेस कितना है, परसेंटेज फाइननेस यहाँ
62% दे रखा है, और लिक्विड लिमिट 35% और प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है 14% दे रखा है। तो आपको यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स बताना है और इसके जो कंडीशंस को भी बताना है कि इसका नेचर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस 2016 में पूछ चुका है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि ग्रुप इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो GI इक्वल्स टू 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ठीक है, एक एक करके ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ए बी सी डी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए हमारा परसेंटेज फाइनल कितना दे रखा है 62% ना, तो 62 माइनस 35 लोअर लिमिट से माइनस करते हैं। तो 62 माइनस 35 कितना होगा 27। अब देखिए ये हमारा क्या है 40 से ज्यादा, मतलब ये क्या है कि 40 से ज्यादा नहीं है ना, तो 40 से ज्यादा नहीं है यानी कि ये 0 से 40 के बीच लाई कर रहा है, तो ये हमारा सही है, ए का वैल्यू 27 होगा। अब उसके बाद बी का बात करेंगे, तो बी का बात करेंगे तो क्या होगा, बी का वैल्यू आपका 62% माइनस, अब यहाँ लोअर लिमिट क्या था 15 था ना, तो 15 से माइनस करेंगे, यहाँ वैल्यू आपका 47 आ गया। देखिए अब हमारा ये इसका रेंज क्या था 0 से 14 ना, तो ये क्या है 40 से ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे 47 की जगह हमको 40 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी तरह सी निकालेंगे, सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिक्विड लिमिट जो कि गिवन है 35 माइनस इसका लोअर लिमिट क्या था, इस केस में 40 था, तो 40 से माइनस करेंगे तो यहाँ -5 आया। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारा इसका जो रेंज होता है वो 0 से 20 के बीच में होता है ना, तो हमारा वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे फिर हमको -5 की जगह क्या करना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डी वैल्यू का, तो अगर डी वैल्यू का बात करेंगे तो डी वैल्यू का क्या कहानी है, तो इसमें हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है ना, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स यहाँ कितना दे रखा था 14 दे रखा, तो 14 माइनस लोअर लिमिट 10 था, तो 14 माइनस 10 अगर ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि 0 से 20 के बीच में है, तो ये सही है आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे, सबका यहाँ पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू पुट किए, फिर यहाँ सी का वैल्यू पुट किया, यहाँ बी का वैल्यू पुट किया, तो इस तरह से हमारा कितना निकल गया है, GI मेरा 7 निकल गया है। अब हमने बोला था कि टेबल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ये टेबल किसके बीच में लाइक कर रहा है ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू, तो 5 से 9 के बीच में लाइक कर रहा था, 5 से 9 के बीच में क्या था, वो सबग्रेड को पुअर का दिखा रहा था ना, तो इस तरह से हमारा सॉइल का नेचर क्या निकल के आएगा, पुअर निकल के आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में और गेट में भी पूछता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A soil mass contain 40% gravel, 50% sand and 10% silt. The soil can be classified as, तो यहाँ आपको क्या दे रखा है कि 40% ग्रेवल दे रखा है और 50% सैंड और 10% सिल्ट। तो आपको बताना है कि ये सॉइल मास को हम क्लासिफाई किस तरह से करेंगे, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे कि ग्रेवल आपको कितना दे रखा है 40% दे रखा है, यानी कि अगर 40% ग्रेवल दे रखा है तो 4.75 mm पर, यानी कि 40% हमारा सॉइल फ्रैक्शन रिटेन किया है, तो पास कितना किया होगा 60% पास किया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले साइज ऑफ सीव लिख लेंगे, परसेंटेज रिटेंड लिख लेंगे, उसके बाद कम्युलेटिव रिटेंड लिख लेंगे और लास्ट में परसेंटेज फाइनल। तो यहाँ ग्रेवल का बात कर रहा है तो ये किस पे रिटेन किया 4.75 mm पे रिटेन किया, कितना 40%। अब इसके बाद हम बात करेंगे 50% सैंड है, तो सैंड किस पे रिटेन करता है, तो 75 माइक्रोन सी पर रिटेन करता है, तो कितना रिटेन किया, कोई सैंड 50% है ना, तो 50% यहाँ हो जाएगा परसेंटेज रिटेन। और अगर हम बात करेंगे सिल्ट का, तो किस पे रिटेन करता है 2 माइक्रोन सी पे रिटेन करता है, कितना किया है तो 10% रिटेन किया, तो ये परसेंटेज रिटेन यहाँ लिख लिया। अब हम इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालेंगे, यहाँ फर्स्ट में 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 और 50 90, और यहाँ कितना हो जाएगा 90 और 10 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज फाइनर निकाल लेंगे। परसेंटेज फाइनर कितना यहाँ निकलेगा, तो परसेंटेज फाइनर निकालने के लिए 100 माइनस परसेंटेज कम्युलेटिव रिटर्न करना पड़ता है, तो 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 90 10 और 100 माइनस 100 0। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज फाइनर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे इसका क्या करते हैं कि इसको क्लासिफाई करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को निकालेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है D60 अपॉन D10। तो यहाँ देखिए परसेंटेज जो फाइनल 60% था, इसके करस्पॉन्डिंग ही तो साइज हमारा D60 होता है, तो 4.75 mm हो जाएगा।
और परसेंटेज फाइनल 10 है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 75 माइक्रोन साइज है, तो 75 माइक्रोन की जगह 0.075 हम लिख लेंगे। इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर लिए और यहाँ कितना वैल्यू निकल के आएगा 63.3 जो कि 60 से ज्यादा होगा। तो ये गेट का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्लासिफाई करना था कि ये किस नेचर का होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, सैंड का है, तो यानी कि यहाँ हम सैंडी सॉइल का बात कर रहे हैं, मतलब कि हम सैंड का बात कर रहे हैं। अब नेचर कैसा हो गया, तो यहाँ पे ये कैसा हो गया सिल्टी ग्रेवली सैंड, जहाँ की कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 60% से ज्यादा है। ठीक है, हालांकि जो ऑप्शन दे रखा था उसमें ग्रेवली सिल्टी सैंड दे रखा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये ऑप्शन नहीं मिला तो वो उसके बाद वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहानी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है the liquid limit and plastic limit of a fine grain soil are found to be 44 and 21 respectively. How soil is classified? तो यहाँ पे आपको सॉइल को क्लासिफाई करना है, जहाँ पे आपको दे रखा है लिक्विड लिमिट 44% और प्लास्टिक लिमिट 21%। तो आपको बताना है कि सॉइल किस तरह का, इसको क्लासिफाई किस तरह से करेंगे। देखिए IAS 2010 में पूछ चुका है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसको हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है, लिक्विड लिमिट 44 दे रखा है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर लिक्विड लिमिट 44 दे रखा है तो ये किस तरह का कंप्रेसिबल है, लोअर कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और हायर कंप्रेसिबल। तो ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा जो लिक्विड लिमिट इसका दे रखा है 35 से 50 के बीच में, यानी कि मीडियम कंप्रेसिबल है, यानी कि ये क्या होगा इंटरमीडिएट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो अब ये क्लियर होगा किससे, तो सब हमको ए लाइन चेक करना पड़ेगा। तो ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर हम ए लाइन से आईपी निकालना चाहेंगे तो होता है 0.73 WL - 20। वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 17.52। अब इसके बाद हम आईपी ऑफ सॉइल निकालेंगे, तो होता क्या है WL - WP। तो आपको WL दे रखा है 44 और WP दे रखा है 21, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया 23। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि जो हमारा आईपी ऑफ सॉइल है वो ज्यादा हो रहा है आईपी ऑफ ए लाइन से। तो इस केस में हम लोगों ने क्या बोला था कि हमारा आईपी ऑफ ए लाइन से हमारा जो आईपी ऑफ सॉइल है वो ऊपर है, यानी कि वो इनऑर्गेनिक क्ले है ना, तो हमारा सिंबल का आ जाएगा क्ले का आ जाएगा, इनऑर्गेनिक क्ले का। तो इस तरह से हम सॉइल का हमारा क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये क्या है क्ले है और किस तरह का है, तो ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, यानी कि मीडियम कंप्रेसिबल है। तो सी हमारा फाइनल आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में कहाँ है, सी में है, तो सी हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल विथ लिक्विड लिमिट 40% और आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना दे रखा है 15%। ठीक है, और श्रिंकेज लिमिट 20% दे रखा है। तो आपको सॉइल को क्लासिफाई करना है कि सॉइल किस नेचर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल किस नेचर का होगा हमको बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉइल है, अब ये कोर्स ग्रेन सैंड का बात कर रहा है, मतलब ये कोर्स ग्रेन सॉइल का बात कर रहा है, और यहाँ पे ये थर्ड केस का बात कर रहा है। ठीक है, थर्ड केस का बात कर रहा है, वहां पे क्या होता था कि अगर हमारा जो लिक्विड लिमिट है वो 29.6% से ज्यादा हो, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि प्लास्टिसिटी जो चार्ट है उसको एलाइन चेक करना पड़ेगा। अगर वही 29.6% से कम होता तो हम आसानी से उस चीज को बता सकते थे कि क्ले है या फिर क्या है। तो यहाँ आईपी 7% से ज्यादा है, तो अगर ऐसा देखें तो हम लोग क्ले बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं हो, क्योंकि ये यहाँ लिक्विड लिमिट 29.6% से कम नहीं ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ए लाइन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है 0.73 WL - 20, वैल्यू पुट करेंगे हमारा आएगा 14.6। ठीक है, और आईपी कितना दे रखा है 15%। तो 15% हमारा आईपी ऑफ सॉइल क्या होगा, ज्यादा हुआ ना ए लाइन से, यानी कि ए लाइन के ऊपर होगा, तो ऊपर क्या होता है इनऑर्गेनिक क्ले। तो हमारा यहाँ क्या निकल जाएगा, जो सैंड है वो क्ले नेचर का होगा ना। तो इस तरह से सैंड को पहले लिखेंगे प्रीफिक्स में और नेचर उसका क्या क्ले नेचर का, तो सी आपका सफिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से एस सी इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि इन ए सॉइल स्पेसिमेन 70% ऑफ पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 4.75 mm sieve एंड 40% पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन IS sieve। सीयू आपको दे रखा है, सीसी दे रखा है, और फाइंड आउट करना है कि सॉइल किस नेचर का होगा, इसको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो सॉइल स्पेसिमेन में 70% पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 4.75 mm sieve, यानी कि अगर 4.75 mm सिप से जो पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है, 70% पास कर रहा है, तो रिटर्न कितना किया होगा, 30%। तो 30% हमारा क्या हो गया, ग्रेवल हो गया। 30% हमारा क्या हो गया, ग्रेवल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेवल 30% हुआ। और सैंड कितना हुआ, तो हमारा जो पास कर रहा है 30%, लेकिन 40% क्या कर रहा है, तो 40% ऑफ पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, मतलब कि यहाँ फाइननेस क्या है, 40% दे रखा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 70 माइनस 40 करेंगे तो सैंड निकल जाएगा ना, तो 70 माइनस 40 हमारा 30% क्या होगा, सैंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेवल भी 30% और सैंड भी 30%। तो इस केस में जब ये दोनों का फ्रैक्शन इक्वल हो, तो वहां हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में ग्रेवल को ही लेते हैं। ठीक है, ग्रेवल को लेते हैं। और अब इसके बाद इसका ग्रेडेशन चेक कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ क्या है, यूनिफॉर्मिटी 8 है, यानी कि 6 से ज्यादा है, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 2 है, यानी कि 1 से 3 के बीच में है। तो ये किसको फुलफिल कर रहा है, ये वेल ग्रेडेड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ग्रेवल है, बात हम ग्रेवल का कर रहे हैं ना, और किस नेचर का है, तो वेल ग्रेडेड है, तो सफिक्स में आपका डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉइल को क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट ऑफ ए सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पे परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm 60 दे रखा है, और परसेंटेज फाइनर देन 0.075 mm 30 दे रखा है, और लिक्विड लिमिट 35% और प्लास्टिक लिमिट 27%। आपको सॉइल को क्लासिफाई करना है कि सॉइल किस नेचर का होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करें। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ग्रेवल है, ग्रेवल कितना, देखिए परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm करने का मतलब क्या है कि यहाँ 60% 4.75 mm से पास कर रहा है, यानी रिटर्न कितना किया, तो रिटर्न किया 40%, यानी कि ग्रेवल हमारा 40% होगा। अब इसके बाद है 0.075 mm से कितना पास कर रहा है, तो 30% पास कर रहा है, तो रिटर्न कितना यहाँ पे किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 60% 4.75 mm से पास किया, और यहाँ 0.075 mm 30% से पास किया, यानी कि सैंड कितना होगा, 30 ना, तो 60 माइनस 30 यहाँ आपका 30% सैंड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ ग्रेवल का जो फ्रैक्शन है वो सैंड के फ्रैक्शन से ज्यादा है, तो इस केस में आपका क्या होगा, सॉइल क्या होगा, ग्रेवल नेचर का होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिक्विड लिमिट आपको कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, तो 35% दे रखा है, तो यानी कि 29.6% से ज्यादा है, तो फिर यहाँ हमको ए लाइन चेक करना पड़ेगा। तो ए लाइन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आईपी 0.73 WL माइनस 20, वैल्यू पुट कर लेंगे, WL क्या है 35 है, वैल्यू पुट किया तो हम कितना है 10.95%। और अगर हम आईपी ऑफ सॉइल का बात करेंगे तो क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो 35 माइनस 27 आपका 8 आया। तो ये वैल्यू क्या है आपका, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका कितना है, आईपी जो सॉइल है वो आपका ए लाइन से, आईपी ऑफ ए लाइन से कम आ रहा है ना, यानी कि ये किस नेचर का होगा, ये आपका सिल्टी नेचर का होगा। ठीक है, तो हम सॉइल को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, तो हमारा ये जो सॉइल होगा किस नेचर का होगा, वो सिल्टी नेचर का होगा। तो बात कर रहे थे ग्रेवल का, और इसका नेचर हो गया सिल्टी, तो सबसे पहले जी और उसके बाद सफिक्स में आपका एम आ गया, तो इस तरह से हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहानी है, तो यहाँ मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। ठीक है, किस तरह से मैच करेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए ऑप्शन में दे रखा है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है जो कि सैंड मिक्सचर विथ लिटिल और नो फाइन्स। अब उसके बाद है पुअरली ग्रेडेड सैंड है, और ग्रेवल सैंड विथ लिटिल और नो फाइन्स है। उसके बाद इनऑर्गेनिक सिल्ट और वेरी फाइन सैंड और क्ले सिल्ट विथ लो प्लास्टिसिटी, और डी में आपका इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, और यहाँ फर्स्ट में आपका ML CH GW और SP दे रखा है। तो हम लोग इसको मैच किस तरह से करेंगे, ये देखिए IAS 2002 में पूछ चुका है। तो सबसे पहले हम अगर डी को देखते हैं तो क्या है, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, यानी कि
हमारा क्ले इनऑर्गेनिक क्ले को सी से रिप्रेजेंट करता है ना, और प्लास्टिसिटी इसका हाई है, मतलब एच, तो सी एच आप देख लीजिए कहाँ पे है आपका, यहाँ 2 में है, तो सी एच आपका 2 में है, तो यानी कि डी का आपका क्या होगा, 2 आ जाएगा। और उसी तरह अगर हम बात करेंगे, यहाँ देखिए अगर हम इनऑर्गेनिक सिल्ट, यहाँ सिल्ट है और वेरी फाइन सैंड, और क्लेई सिल्ट विथ लो प्लास्टिसिटी, यानी कि सिल्ट का बात कर रहा है जो कि लो प्लास्टिसिटी है, तो सिल्ट का एम और इसका लो प्लास्टिसिटी यानी कि एल, एम एल आपका 1 में हो गया, यानी कि सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दो आपका मैचिंग में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल सैंड। ठीक है, मतलब कि सैंड कैसा है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल सैंड। तो अगर हम देखेंगे ग्रेवल, तो ग्रेवल का क्या होता है जी, और वेल ग्रेडेड जी डब्ल्यू, तो जी डब्ल्यू आपका क्या है, जी डब्ल्यू आपका ए का 3 होना चाहिए। इसके बाद हालांकि मिक्सर में आपका सैंड है विथ लिटिल और नो फाइंस, तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप मैचिंग के ऑप्शन में देख सकते हैं, जब दो चीजें आपको कंफर्म ये और ये हो गई, एम एल और सी एच हो गई, तो इसके बाद आप वैसे भी इंटर रिलेट करके इस वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो आपका बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ए का आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हम मैचिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का, उसको हम लोगों ने बारी बारी से डिस्कस किया, और एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।